नमस्ते दोस्तों। मैं हूं अंकित कानोडिया और मेरे साथ में है शिवम शाह। हम दोनों स्मार्ट सिंह सर्विसेज एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म से बिलोंग करते हैं। हमारी कंपनी अहमदाबाद में सिचुएटेड है। जैसा कि आप जानते हो, हमने रिसेंटली एक नया फॉर्मेट, एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है बियॉन्ड द बैलेंस शीट। और इसमें हम लोग एक फ्री फ्लोइंग डिस्कशन रखते हैं, जहाँ पे ना ज्यादा डिटेल में नंबर्स, ना कोई जिसको बोलते हैं ना प्रेजेंटेशन, या ऐसा कुछ भी नहीं। सिंपल प्लेन डिस्कशन। हम लोग दोनों एक दूसरे से नॉर्मल डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, आंसर बोलते हैं। और प्रयास यही रहता है कि उस दौरान आपको उस बिजनेस या उस इंडस्ट्री के बारे में अच्छा मालूम हो जाए। तो हमारे फर्स्ट एपिसोड में हमने अल्कोहल एंड बेवरेज इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। एंड थैंक यू सो मच। मैं तहे दिल से आप लोग सबको ही को शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा उसको पसंद किया। और हमारे कमेंट्स में काफी अच्छे मोटिवेटेड वर्ड्स लिखे, जिससे हमको और मोटिवेशन मिली है कि हम लोग ये सीरीज अब रेगुलरली कंटिन्यू करेंगे। सो टुडे इट इज द सेकेंड एपिसोड, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू अ डीप डाइव ऑन अ कंपनी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट के बारे में अगर आप एज एन आप इन्वेस्टर नहीं भी हो तो आपको ऐसे भी पता होगा, क्योंकि काफी एमएसएमई और एसएमई बिजनेसेस इंडिया मार्ट पे डिपेंडेंट है। लेकिन हम लोग ये डिस्कशन आगे बढ़ाने के पहले एक नॉर्मल जरूरी से भी डिस्क्लेमर है या डिस्क्लोजर है जो हमको देना चाहिए, वो हम लोग आज आपके सामने में पहले स्टार्ट कर देते हैं। आई ओन द शेयर्स ऑफ इंडिया मार्ट एंड वी हैव रिसेंटली recommended the stock to our stock SIP customers. So आप ये अज्यूम कर सकते हो कि हमारा व्यूज थोड़ा बायस्ड होगा। और ये डिस्कशन हम लोग कभी भी कोई रिकमेंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते हैं। ये डिस्कशन हम लोग आपको हमारे तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं इस बिजनेस को। प्लीज स्टॉक खरीदने या बेचने के पहले अपने कोई रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह ले लें और इसको रिकमेंडेशन की तरह ना समझें। ट्रीट इट एज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस। चलिए शिवम, स्टार्ट करें। यस यस, लेट्स स्टार्ट। और अगेन लाइक आपने तो बता ही दिया, बट आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक हमारे व्यूअर्स जिन्होंने काफ़ी कमेंट्स में इसकी प्रशंसा की। एंड लाइक हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम किस तरीके से और भी वैल्यू ऐड कर सकें। तो चलिए अंकित भाई, स्टार्ट करते हैं आगे। तो आपने इस पे अभी अभी एक ब्लॉग भी लिखा है, इंडिया मार्ट न्यू एज कंपनी ओल्ड एज वैल्यूज। सो थोड़ा आप बता सकते हैं ये टाइटल के बारे में कि आपने क्यों ये टाइटल ऐसा चुना, न्यू एज कंपनी ओल्ड एज वैल्यूज, ये सब क्या है? राइट। सो शिवम, ये बहुत ही सही टॉपिक रहेगा या सही डायरेक्शन है जिससे हम लोग ये डिस्कशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स, थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ कि न्यू एज बिजनेस और ओल्ड एज बिजनेस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। तो अगर मुझे एक एग्जाम्पल देना पड़े तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल है कि अगर आप दो अलग बकेट में न्यू एक एक बकेट में न्यू एज को और एक बकेट में ओल्ड एज बिजनेसेस को रखना चाहो, तो सबसे सिंपल है आप ये क्वेश्चन पूछो कि जितने भी ओल्ड एज बिजनेसेस थे उनको कितना समय लगे 1 मिलियन यूजर्स या 1 मिलियन यूनिट्स सेल करने में, कंपेयर दैट टू न्यू एज बिजनेसेस उनको कितना टाइम लगे। तो मैं आपके सामने में कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। तो कोका कोला को 50 साल लगे थे। सिमिलरली एटीएनटी या यूएस में जो टेलीफोन की कंपनी थी, उनको 35 साल लगे थे। वैसे ही फोर्ड जो उनकी सबसे पुरानी पैसेंजर व्हीकल कंपनी है, उनको 10 साल लगे थे। अब उसको कंपेयर करिए आप न्यू एज बिजनेसेस को, तो उनको जैसे फेसबुक ने जब लॉन्च किया था तो उनको 10 महीने लगे थे 1 मिलियन यूजर्स के लिए, सिर्फ 10 मंथ्स। स्पॉटिफाई को सिर्फ 5 महीने। और अभी जो हम लोग सबको यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी, इनको सिर्फ 5 दिन लगे थे। सो ये एक डिफरेंस आपको बताता है कि न्यू एज बिजनेस कैसा होता है, जो बहुत फास्ट ग्रो करता है। एंड क्यों फास्ट ग्रो करता है? क्योंकि न्यू एज बिजनेस इज बेस्ड ऑन इंटरनेट। तो आपको फिजिकली घर घर जाके, जैसे
अगर एग्जांपल ले कोको कोला का, तो कोको कोला को सब जगह पे अपना डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ा, अलग अलग शहरों में, अलग अलग कंट्रीज में जाके, तब जाके लोग कोको कोला के प्रोडक्ट्स को यूज कर पाए। बट फॉर समथिंग लाइक अ फेसबुक, हार्वर्ड के एक छोटे से रूम से स्टार्ट हुई वो बिजनेस, बट हम लोग इंडिया में भी इसको यूज करना इमीडिएटली स्टार्ट कर चुके थे। उसका रीजन ही यही है, क्योंकि यू डिडंट नीड टू बी फिजिकली प्रेजेंट देयर वेयर द कंपनी इज, इट इज देयर ऑन द इंटरनेट। दैट एसेंशियली इज व्हाट न्यू एज बिजनेस, राइट? सो न्यू एज बिजनेस में सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि आपको दोज आर एसेट लाइट, उसमें आपको केपेक्स नहीं करना पड़ता है। जैसे अगर अगेन कोको कोला का एग्जांपल ले, तो उनको बार बार नई प्लांट बनानी पड़ेगी, नया प्रोडक्शन करना पड़ेगा टू सर्व न्यू कस्टमर। बट फेसबुक को वो नहीं करना पड़ता है, चैट जीपीटी को वो नहीं करना पड़ता। आपने एक बार डाल दिया, इनिशियली आपको जो भी R&D करना था, जब एक बार लॉन्च हो गया है, ऑल यू हैव टू डू इज कि आपको उसको और इम्प्रूव करना, आपको सर्वर्स पे मेहनत करनी है, आपको टीम अच्छी रखनी है। बट ऐसा नहीं है कि आपको एक फेसबुक का बड़ा फैक्ट्री खोलना पड़ेगा, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट? सो ये मेन डिफरेंस है न्यू एज और ओल्ड एज में। बट हमने यस शिवम, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, सो इस फ्रेमवर्क में इंडिया मार्ट कहाँ फिट हो रहा है? लाइक हाउ इज इट अलाइनिंग टू बोथ द फ्रेजेस दैट you've used? यस, तो मैंने अभी तक खाली बिजनेस की बात की, वैल्यूज की तो बात की ही नहीं है। तो न्यू एज बिजनेस में इंडिया मार्ट डेफिनेटली इज अ न्यू एज बिजनेस, क्योंकि इंडिया मार्ट के को भी आज के दिन फिजिकली कहीं जाके कुछ नहीं करना पड़ता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। सिमिलरली उनके कस्टमर्स, मतलब बायर्स या सेलर्स, दोनों को ही कहीं फिजिकली जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। ठीक है? सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट इज अ न्यू एज बिजनेस। नाउ न्यू एज बिजनेस ऑल्सो कम्स विथ न्यू एज वैल्यूज। और मैं ये बोल रहा हूं कि इंडिया मार्ट में न्यू एज वैल्यूज नहीं है, वैल्यूज ओल्ड एज है। वो क्यों है? उसका रीजन यही है कि आप अगर न्यू एज कंपनीज को देखोगे, खास करके अगर क्योंकि हमारे मैक्सिमम दर्शक इंडिया के हैं, तो आप अगर लास्ट 10 साल में जितने भी न्यू एज बिजनेसेस इंडिया में देखोगे, तो वो लोग कैसे स्टार्ट होते हैं। एक फाउंडर ने किसी वीसी से या कहीं बड़ी कंपनी से बड़ी फंडिंग ली, और वो फंडिंग यूज करके उसने बहुत फास्ट बिजनेस को ग्रो किया। अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो मे बी आगे जाके लिस्ट भी हो, नहीं भी हो, बट इनिशियल लेवल पे फर्स्ट 2 3 साल, 5 साल, 10 साल तक भी कंपनीज जनरली दे आर बर्निंग कैश, दे आर नॉट प्रॉफिटेबल। बट यहां ये एक न्यू एज बिजनेस है जो इंटरनेट को यूज भी कर रहा है, जो सारे न्यू एज प्रॉपर्टीज है उसके अंदर में या एट्रीब्यूट्स है उसके अंदर में, लेकिन उसके बाद वैल्यूज उसके पास अभी भी ये है, और वो ये है कि वो लोग शुरू से ही प्रॉफिटेबल बिजनेस रहे हैं। और आज भी जब वो लिस्टेड है, आज 2019 में उनका स्टॉक लिस्ट हुआ था और 5 साल हो गए उनका, दे हैव ऑलवेज बीन लिस्टेड, दे हैव ऑलवेज बीन प्रॉफिटेबल एंड बहुत अच्छा कैश फ्लो जनरेटिंग। दैट इज वेयर न्यू एज बिजनेस विथ ओल्ड एज वैल्यू, गॉट राइट? इट, गॉट इट। सो अभी बात करते हैं कि हम लोग बिजनेस और वो सब तो लाइक आगे समझेंगे ही, बट अगर आप उनके ओरिजिन्स, प्रमोटर्स के बारे में अगर थोड़ा लाइक एक प्लेटफॉर्म सेट कर लीजिए, एंड देन विल प्रॉब्ली टॉक अबाउट द बिजनेस। राइट। सो शिवम, मैं जनरली जैसे हम लोग स्मार्ट सिंक में सबको को गाइड भी करते हैं कि हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है और लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। और मैं पर्सनली तो सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही किया हूँ, कभी आज तक ट्रेडिंग की नहीं है। और मेरा जितना भी अनुभव है अभी तक, मुझे ऐसा लगता है कि जितने आप कंपनी में अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, ज्यादा लंबा सोच रहे हो रुकने का या होल्ड करने का शेयर्स, आपको उतना ही पीछे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे शुरुआत हुई। जितना आप पीछे जाओगे उतना आपको कंपनी के और खास करके प्रोमोटर के डीएनए के बारे में पता चलेगा, राइट? सो इनके जो प्रोमोटर है, ये लोग दो भाई है, लेकिन स्पेसिफिकली मिस्टर दिनेश अग्रवाल, हु इज नाउ द सीईओ एंड एमडी ऑल्सो, ही इज द पर्सन हुम, जिन्होंने बहुत ही छोटे गांव से अपनी पढ़ाई वढ़ाई की, और फिर कानपुर से बीटेक इन कंप्यूटर साइंस करके, वो पहले सीएमसी बोल के इंडिया की एक कंपनी थी, जहाँ पे रेलवे का कंप्यूटर रिलेटेड काम जो होता था उस पे वो काम करते थे। वो कंपनी को बाद में टीसीएस ने अक्वायर कर लिया।
फिर वहां से वो गए, क्योंकि इंडिया में उस आई एम टॉकिंग अबाउट मिड 90s, ठीक है, या अर्ली 90s। तो उस समय इंडिया में तो इंटरनेट था ही नहीं। और फिर वहां से निकल के वो गए HCL टेक्नोलॉजीज में, और यूएस में काम करते थे HCL टेक्नोलॉजीज के लिए। लेकिन उनके दिमाग में हमेशा से ये था कि एक तो ही इज अ मारवाड़ी, तो इन जनरल मारवाड़ी खून में बिजनेस होता है, आप किसी और के लिए काम नहीं करोगे। और मैं ये कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैं भी मारवाड़ी हूँ, और मैंने देखा है बचपन से अपने पिताजी को, अपने अंकल को, कि किस तरह से उनके अंदर में बिजनेस करने का एक्यूमेन। दे डिडंट हैव टू गो टू एन, मैंने एमबीए किया है लेकिन उनको एमबीए करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज वो अपने आप आ जाता था। तो इनके अंदर भी ऐसा था कि मुझे अपना खुद का कुछ करना है, खुद का कुछ करना है। और क्योंकि वो कंप्यूटर इंजीनियर थे, क्योंकि वो कंप्यूटर से रिलेटेड काम कर रहे थे, तो उनके दिमाग में यही था कि कंप्यूटर या इंटरनेट से रिलेटेड कुछ करना है। तो यू वोंट बिलीव, 1995 में बीएसएनएल ने जब अनाउंस किया, अगस्त 1995 में, कि नाउ इंटरनेट विल बी मेड अवेलेबल टू नॉर्मल पब्लिक एज वेल, उसके पहले तो अवेलेबल ही नहीं थे। सेम डे ही थॉट दैट ही विल रिजाइन फॉर हिज कंपनी, एंड इन विद इन 1 ईयर वो छोड़ के इंडिया आ गए, विथ नो प्लान, विथ नो फंडिंग। फंडिंग तो उस जमाने में कोई फंडिंग और वीसी और ये सब इंडिया में तो कोई सोच भी नहीं सकता था, बस उनको ये था कि करना है। तो सबसे पहला रियलाइजेशन तो उनका ये हुआ कि इंडिया में तो इतने लोग ही नहीं है जो लोग इंटरनेट को यूज कर रहे हैं। और खास करके इनका जो बिजनेस करने का मन था इंटरनेट से रिलेटेड, उसके लिए तो सबसे पहले आदमी लोगों को कंप्यूटर दिलाना पड़ेगा। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब स्मार्टफोन नहीं थे, जब लैपटॉप्स भी नहीं था इंडिया में, राइट। तो अब आप सोचो, एक ट्रेडिशनल इंडियन बिजनेसमैन को, इवन लार्ज कॉर्पोरेट्स को भी कंप्यूटर में इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ा रिस्क लगेगा, राइट। सो इन्होंने क्या किया कि अच्छा ये होगा कि मैं बाहर के लोगों को, खास करके यूएस के लोगों, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी ऑलरेडी एडवांस्ड है, उनको कंप्यूटर के बारे में ऑलरेडी पता है। जैसे बिल गेट्स और जितने भी बड़े बड़े जो कंप्यूटर रिलेटेड जो फाउंडर्स रहे हुए हैं, वो लोग सब, स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स, चाहे आप एप्पल की बात कर लो, चाहे आप विंडोज की बात कर लो, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लो, तो उन्होंने ये किया कि कस्टमर तो वहां से लेके आने हैं, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी ही इंटरनेट यूज हो रहा है, वहां पे ऑलरेडी कंप्यूटर यूज हो रहा है। यहाँ के कस्टमर जब तक बनते हैं तब तक हम लोग वेट करेंगे। सो फ्रॉम 1995 96 से जो उन्होंने स्टार्ट किया था, तब से लेके 2007 तक इंडिया के तरफ तो फोकस ही नहीं था इनका। फोकस सिंपल ये था, यूएस से या बाहर की कंट्रीज में से कोई भी इंडिया में किसी को खोज रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, आपको चाहिए कि कोई ये स्पेयर पार्ट बना रहा हो, क्योंकि इंडिया में लेबर कम है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है, तो हो सकता है सस्ते में मिले, राइट। तो उस हिसाब से काफी यूएस के बिजनेस करने वाले लोग होते हैं जिन लोगों को इंडिया में खोजना रहता है कि कोई सस्ते में कोई कुछ बनाने वाला मिल रहा है। सो ये आइडिया से इन लोगों ने सबसे पहला काम यही किया कि वे लोग वेबसाइट बनाते थे उनके लिए, कि आपके लिए हम लोग वेबसाइट बना देंगे। एंड दे स्टार्टेड विद समथिंग, मतलब उनको वेबसाइट बनाने का वो सिर्फ 10,000 से 50,000 रुपया लेते थे एक क्लाइंट से। इतने छोटे रूप से स्टार्ट किया, लेकिन फिर धीरे धीरे उनको ये समझ में आ गया कि खाली वेबसाइट बनाने से नहीं होगा, दे हैव टू प्रमोट द वेबसाइट। सो उस जमाने में जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ को कोई जानता नहीं था उसके बारे में, या ये वर्ड लॉन्च भी नहीं हुआ था, ये लोग उस जमाने से एसईओ का काम कर रहे थे अपने कस्टमर के लिए, राइट। तो 2007 तक इन्होंने बहुत अच्छा यूएस और खास करके एक्सपोर्ट्स पे, वेस्टर्न कंट्रीज के एक्सपोर्ट्स पे फोकस किया। जैसे कस्टमर उनके पास चल के आ रहा है ऑनलाइन, उनको जो चाहिए वो ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया के मार्केट से रिलेटेड। बट 2007-8 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई, तो इनको पता नहीं कैसे ये एक इंसाइट मिल गया कि अब जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट जितना, खास करके 2002-3 से 2007-8 तक जो चला है, हो सकता है आने वाले 3-4 साल में वो उतना फास्ट ना चले। सो वी हैव टू रीथिंक आवर बिजनेस मॉडल। सो 2007-8 में इन्होंने कंप्लीटली बिजनेस मॉडल को चेंज कर दिया, क्योंकि उनको दिख रहा था। और मैं बात कर रहा हूँ 2007-8 की, जब इस कंपनी, दे हैड क्लोज टू अबाउट 40-50 करोड़ ऑफ रेवेन्यू का रन रेट। मतलब 95 से चालू किया,
96 97 वाले ईयर में सिर्फ 6 लाख का रेवेन्यू था। दे क्रॉस्ड 1 करोड़ इन 2001, दे क्रॉस्ड 10 करोड़ इन 2005, एंड दे बिकेम 100 करोड़ कंपनी इन 2011। ठीक है, एक एक जीरो में बढ़ा रहा हूं, आप देख रहे हो। और 2023 में जाके इनके 1,000 करोड़ की रेवेन्यू हुई। तो आप खाली कंपाउंडिंग देखो किस तरह से होती है, बैक एंडेड होती है, राइट। तो लेकिन 2007-8 में जब इन लोगों ने चेंज किया, तो इंडिया में भी बहुत सारे इनको चैलेंजेस आए, क्योंकि इनके पास अ, आ तो जा रहे थे बहुत सारे सप्लायर्स, लेकिन मैक्सिमम सप्लायर्स पैसे देने के लिए तैयार नहीं होते। उनको वो फ्री लोडर होते हैं कि भाई मैंने अपना खाली लिस्ट कर दिया और देखता हूं मुझे लीड्स मिल रही कि नहीं मिल रही, राइट। सॉरी, जस्ट टू कट यू हियर। सो 2008 में इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया पूरी तरह से। एंड सो वाज इट दैट टाइम जहां पर उन्होंने इंडिया मार्ट स्टार्ट किया, या लाइक इट वाज मच आफ्टर इट? नहीं, इंडिया मार्ट कंपनी जो इन्होंने नाम था वो तो रजिस्टर कर दिया था 2000 के भी पहले, 98 99 में इन्होंने लिस्टेड कंपनी बना, मतलब लिस्टेड इन द सेंस पब्लिकली लिमिट प्राइवेट लिमिटेड की जगह पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना चुके थे, क्योंकि देवर अच्छा। वेरी बुलिश कि 2005-6 में तो हम लोग आईपीओ ले आएंगे। इतने बुलिश थे वो लोग अपने बिजनेस को लेके, राइट। तो इंडिया मार्ट बन चुका था पहले ही, लेकिन ओके। पहले फोकस वाज ओनली बाहर के। एक्सपोर्ट्स। हाँ, एक्सपोर्ट्स का फोकस था। और 2008 में जब मंदी आया तो एक बार तो सब कुछ ड्राई अप हो गया, बिकॉज ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे एक्सपोर्ट हम्म। सबसे पहले एकदम क्रैश हो जाता है, राइट, क्रैश हो गया था उस समय। तो इन्होंने क्या किया कि इंडिया पे फोकस किया, और इंडिया का बिजनेस जब उन्होंने स्टार्ट करने का सोचा, तब वो लोगों ने फर्स्ट टाइम फंडिंग ली। तब उनको लगा कि नहीं, हम लोगों को थोड़ा सा अग्रेसिव होके जाना चाहिए और फंडिंग लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग जिस तरह से स्लो 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 लास्ट 10-12 साल में भरे बढ़े हैं, अगर वैसे ही करेंगे तो आगे हम लोग को बहुत स्लो टाइम लगेगा। लेकिन फंडिंग भले ही ली, लेकिन इनका फोकस हमेशा से यही था कि पहले साल को छोड़ के, या इनफैक्ट पहला क्वार्टर या दूसरे क्वार्टर को छोड़ के, हमेशा से ये लोग फिर भी प्रॉफिटेबल ही रहे। गॉट इट। सो अभी आई थिंक एक अच्छा टाइम होगा अगर आप लाइक इंडिया मार्ट का बिजनेस इन टर्म्स ऑफ सप्लायर्स, लाइक कैसे किस तरीके से लाइक इवन नेटवर्क इफेक्ट्स प्ले आउट हुई आगे जाके। तो थोड़ा इस तरीके से भी आप एक हमें एक कन्वर्सेशन को कैरी फॉरवर्ड करिए। राइट। सो देखिए, यहाँ पे अगर आज के दिन देखोगे आप, तो इंडिया मार्ट में करीब 194 मिलियन रजिस्टर्ड बायर्स है। और इंडिया मार्ट बायर्स को कुछ चार्ज नहीं करती। मतलब आप मैं कोई भी इंडिया मार्ट से कुछ खरीदना चाहते हैं या सेलर से कनेक्ट करना चाहते हैं हम लोग, तो हम लोग फ्री में अपना अकाउंट बना सकते हैं, और हमको कभी भी इंडिया मार्ट चार्ज नहीं करेगा। सेलर्स में क्या होता है कि जिसको बोलते हैं ना कि अभी भी मैक्सिमम सेलर्स इंडिया मार्ट में भी फ्री है, लेकिन फ्री सेलर्स को लीड्स उतनी ज्यादा नहीं मिलती है। तो इंडिया मार्ट बेसिकली ये बोलता है कि आप अगर खाली अपना फ्री में लिस्टिंग करके छोड़ दोगे, तो कोई आएगा देखेगा, ऑर्गेनिकली कहीं कुछ हो गया तो शायद मिल जाए आपको, बट ये तो ओशन है, तो वैसा होने का चांसेस बहुत कम है। बट अगर आप हमारे पेड सब्सक्राइबर बनते हो, तो एक पिरामिड बना रखा है। तो पहले है फ्री, फ्री सेलर्स, सबसे ज्यादा लोग उसी में ही है। फिर उसके ऊपर है सिल्वर का मंथली सब्सक्राइबर, उसके ऊपर में है सिल्वर का ईयरली सब्सक्राइबर, और फिर उसके बाद टॉप, अगर आप जैसे अगर आप इसको एक ट्रायंगल की तरह देख लो, तो ट्रायंगल जो अगर आप देखते हो तो नीचे में तो सबसे ज्यादा लोग हैं, फिर जैसे जैसे ऊपर लोग कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रीमियमाइजेशन बढ़ते जा रहा है, राइट। तो टॉप के जो गोल्ड और प्लैटिनम है वो सबसे अच्छे सप्लायर्स होते हैं, वहीं से इनको सबसे अच्छा बिजनेस मिलता है। एंड जस्ट टू गिव सम कॉन्टेक्स्ट ओवर हियर, आज के दिन जब हम लोग बात कर रहे हैं, Q2 का रिजल्ट आ चुका है, उसके हिसाब से अगर आप देखो तो 50% ऑफ देयर पेड कस्टमर्स आर गोल्ड एंड प्लेटिनम, हम्म। एंड 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू इज फ्रॉम गोल्ड एंड प्लेटिनम कस्टमर्स। और इंटरेस्टिंगली इस सेगमेंट में चर्न रेट भी बहुत कम है। मंथली चर्न रेट इज अबाउट 1%। मतलब इसका क्लियर कट मतलब यही हो रहा है कि जो भी अच्छी बड़ी कंपनी है,
और वो इंडिया मार्ट में जब अपने आप को लिस्ट कर रही है और धीरे धीरे प्रोग्रेस होके या डायरेक्टली गोल्ड और प्लैटिनम की कस्टमर बन जा रही है, उनको इसमें वैल्यू इतना दिख रहा है कि वो छोड़ के नहीं जा रहे, तो वो स्टिकीनेस दिख रहा है ये प्लेटफॉर्म का, कि जो सबसे हाई पेइंग कस्टमर है वो आपके पास रुक रहा है। राइट। सो आइडिया ये है इनका कि भाई ऑब्वियसली इंडिया का एसएमई और एमएसएमई मार्केट जो है ये बहुत ह्यूज है। इतने सारे छोटे छोटे एमएसएमई और एसएमई ट्रेडर्स प्लस मैन्युफैक्चरर्स है थ्रू आउट द कंट्री। एवरीबडी एंड इन जनरल जो हमारा एक कल्चरल माइंडसेट है, इमीडिएटली कोई पे नहीं करना चाहेगा। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। गांधीधाम कच्छ में हमारा एक फैमिली बिजनेस है टिम्बर सॉ मिल का, जहाँ पे हम लोग पाइन लॉग्स को इंपोर्ट करते हैं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जैसी कंपनी से, और उसके डिफरेंट साइजेस बना के इंडस्ट्री में सप्लाई करते हैं। मतलब सॉन वुड को सप्लाई करते हैं इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन में और पैकेजिंग में। नाउ वी हैव क्लोज टू अबाउट 250 to 400 सॉ मिलर्स इन दैट एरिया। उसमें से कोई 60-70 लोग तो पक्का होंगे जिन लोगों ने फ्री लिस्टिंग करा रखी है इंडिया मार्ट में, तो उन लोगों को कोई खास फायदा नहीं हुआ। लेकिन मैं 3 लोगों को जानता हूं जिन लोगों ने अपने आप को सिल्वर कस्टमर में अपग्रेड किया, तो उनको फायदा यही हो रहा है कि थ्रू आउट द ईयर उनके पास लीड्स आते रहते हैं, जिससे उनको उनका बिजनेस में एक कंटिन्यूटी बना रहता है। जो लोग जैसे हम लोग अभी तक उसके कस्टमर नहीं बने, तो हमारे पास में वो वोलेटिलिटी रहती है। 3-4 महीने मार्केट लीन जा रहा है तो हमारे पास कोई ऑर्डर्स नहीं है। बाकी टाइम पे जब मार्केट अच्छा है तब थोड़े ऑर्डर है। बट जो इंडिया मार्ट के कस्टमर्स हैं, जो इंडिया मार्ट में अपने आप को सिल्वर कैटेगरी में लिस्ट करा के रखे हैं, तो भले उनको पेमेंट करना पड़ता है इंडिया मार्ट को एवरी ईयर, बट जितना पेमेंट करना पड़ता है उससे कई ज्यादा मल्टीपल में उनके पास बिजनेस आ जाता है। तो ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट धीरे धीरे एमएसएमई एसएमईज के लोग समझेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा जो फ्री वाले लोग हैं उसमें से वैल्यू माइग्रेशन होगा। वहां से लोग उठ के अपने आप को अपग्रेड करेंगे, खास करके सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन के लोग जब आएंगे। वो लोग क्योंकि पुराने जनरेशन में लोगों को ये खर्चा लगता है, ये इन्वेस्टमेंट की तरह से नहीं देखते, लोगों को ये एक्सपेंस लगता है। राइट। और खास करके छोटी बिजनेस या जो एमएसएमई और एसएमई लेवल के होते हैं, उनको थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं, मैं इतना बड़ा खर्चा पहले क्यों करूं। राइट। सो दैट इज वेयर अ लॉन्ग रनवे इज देयर फॉर द कंपनी, कि कितने सारे लोग ऑलरेडी है और उसमें से कितने लोग अभी आगे शिफ्ट भी हो जाएंगे। करेक्ट। सो बेसिकली इंडिया मार्ट करता ये है कि हम्म। लाइक बायर्स को सेलर से मैच करवाता है। राइट। लाइक हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से ये शादी.com या जीवन साथी.com जैसा है, जहाँ पर आपको राइट। लाइक मैच मिल रहा है। सो एक कंसेप्ट अगर आप समझाएं कि लाइक एज अ बायर एज वेल, अगर आपके प्लेटफॉर्म पे सेलर्स नहीं होंगे, या आइदर वे सेलर्स बहुत ज़्यादा है एंड लाइक बायर्स नहीं है, सो एक तरीके से हम लोग ये प्लेटफॉर्म बिजनेस में जो देखते हैं कि लाइक एक तरीके से नेटवर्क इफेक्ट जो प्ले आउट होना होता है। सो आप यहाँ पर वो देख रहे हैं कि किस तरीके से लाइक इंडिया मार्ट ये नेटवर्क इफेक्ट को कैप्चर कर रहा है। नहीं, ये बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी प्लेटफॉर्म पे वो मैच मेकिंग होना बहुत जरूरी है। मतलब डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों होना चाहिए। डिमांड साइड, जस्ट फॉर द व्यूअर्स सेक मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, कि जब तक बायर्स नहीं आएंगे कि जिनको डिमांड है कि मुझे कुछ चाहिए, तब तक प्लेटफॉर्म नहीं बन सकता। सिमिलरली जब तक सप्लायर नहीं आएंगे जो वो डिमांड के सामने आपको कुछ सप्लाई नहीं कर रहे, तो भी आपको इसका जो जिसको बोलते हैं ना प्लेटफॉर्म, उतना परिपक्व नहीं हो पाएगा या उतना रोबस्ट नहीं हो पाएगा। तो रोबस्ट प्लेटफॉर्म के लिए बहुत जरूरी है कि हमको दोनों साइड में चाहिए, बायर्स भी चाहिए और सप्लायर्स भी चाहिए। जैसे आपने शादी.com का बोला है, तो उसमें यही है कि दोनों तरफ में लोगों को है कि एक दूसरे से मिलना है। राइट। वो मैच होना चाहिए, यहाँ पे भी दोनों तरफ से है। अब बात यह है कि ऑन एन एवरेज ये जो रेशियो है बायर इज टू सेलर का, ये रेशियो 1:4 का है। 1:4 इज समथिंग विच मैनेजमेंट इज ऑलवेज कंफर्टेबल विद। बट आज के दिन अगर आप देखोगे तो वो बढ़ के 6 का हो रखा है। तो मैनेजमेंट हमेशा यही कोशिश करती है कि जब भी ये रेशियो बढ़ जाता है तो वो
अच्छे से एफर्ट्स करती है कि ये 6 का रेशियो को वापस से गिरा के 4 तक में ले आए, क्योंकि 4, 1:4 इज द मैजिक नंबर अकॉर्डिंग टू देम, जहां पे वो बैलेंस सही बैठता है कि बायर को जो चाहिए वो मिल गया और सेलर को जो चाहिए वो भी मिल गया, राइट? राइट। सो दैट इज अबाउट द मैच मेकिंग थिंग, राइट? गॉट इट। सो अभी आई मीन ये सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस करने वाली काफ़ी सारी कंपनीज हैं। जस्ट डायल ले लेते हैं, ट्रेड इंडिया करके भी एक प्लेटफॉर्म है। एंड मैनेजमेंट ने लाइक ओवर लाइक मेनी क्वार्टर्स दे हैव बीन सेइंग कि उनको कंपटीशन से इतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग इंटरनेशनल फोरम में भी देखें, सो वी हैव अलीबाबा एज एन एग्जांपल। तो जो कम्पिटिटिव लैंडस्केप है, लाइक इवन तो अगर मैनेजमेंट बोले और हम लोग ने ये जो सप्लायर और बायर वाला भी बोला, सो आज अगर मेरे को एक प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल रहा है, सो आई वुड डेफिनेटली एक्सप्लोर कि व्हाट इज हैपनिंग ऑन द अदर प्लेटफॉर्म, दैट इज लाइक द मार्केट प्लेस। तो हाउ डू यू सी द कम्पिटिटिव लैंडस्केप, लाइक मैनेजमेंट के जो क्लेम है कि लाइक दे आर नॉट इम्पैक्टेड बाय द कम्पिटिटिव इंटेंसिटी in certain ways. So, would you like to throw some light on that? या नहीं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शिवम, आपने जो पूछा है। मैं इसमें सिंपल बात यही बोलूंगा कि इंडिया मार्ट के पास सबसे पहला एडवांटेज है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इन लोगों ने जब चालू किया तब कोई नहीं कर रहा था, बाद में इनको देख के बाकी बहुत लोगों ने कॉपी किया। बट देर आर सटल, जिसको बोलते हैं ना, सटल नुआंसेस है जो हम लोग को समझना चाहिए। जैसे अगर अपने जस्ट डायल की बात करते हैं तो जस्ट डायल फोकसेस मोर ऑन, जिसको बोलते हैं ना कि रेटिंग्स, कि उनके रेटिंग्स के बेसिस पे की फीचर्स है रेटिंग्स और रिव्यूज, राइट? बट अगर आप इंडिया मार्ट में देखो तो उनका जो की फीचर है वो है प्रोडक्ट कैटलॉग्स, वेरीफाइड सप्लायर्स, बायर इंक्वायरीज, राइट? और नंबर ऑफ कैटेगरीज, मतलब जितने सारे ऑप्शंस इंडिया मार्ट में है उतना कहीं पे भी कोई भी कंपीटिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं है, राइट? दैट इज व्हाट मेक्स इंडिया मार्ट यूनिक। सो ट्रेड इंडिया है, एक्सपोर्ट्स इंडिया है, जस्ट डायल है, सब कर रहे हैं, लेकिन इंडिया मार्ट में ऑलरेडी ही इतने सारे सप्लायर्स है, इतने सारे बायर्स है, और मैच मेकिंग भी चल रहा है। और प्लस ऐसा नहीं है कि कोई एक इंडस्ट्री पे ही फोकस है और उसी इंडस्ट्री के है, राइट? देर आर सो मेनी कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज विच आर लाइंड अप दैट यू टेन टू गेट, जो आपको चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा, राइट? सो दैट इज वेयर द यूएसपी ऑफ इंडिया मार्ट कम्स इन टू प्ले, कि वो वेरीफाइड सप्लायर्स और बायर और सप्लायर का इंगेजमेंट को काफी हाई बना के रखती है। बिकॉज जो बायर को चाहिए, तो उन लोग, अगर आप उनके, अगेन आई गो बैक टू द ओरिजिन, कैसे उन्होंने चालू किया था जब वो एक्सपोर्ट के लिए भी कर रहे थे, बाहर के देशों के लिए भी कर रहे थे, तब भी उनका फोकस यही होता था, आपको क्या चाहिए, ठीक है, आप बायर हो, आपको ये चाहिए, चलिए ठीक है, मैं उसके बारे में सारा कैटलॉग बनाऊंगा, सारे आरएफक्यू बना के रेडी करूंगा और वो अपने प्लेटफॉर्म पे डालूंगा, तो अपने आप लोग आएंगे, देखेंगे और आपको मिल जाएगा, राइट? सो सेलर बायर दोनों को जो चाहिए वो मेक श्योर करते हैं कि वो ट्रांजैक्शन हो। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे आपने अलीबाबा का बात बोला, तो अलीबाबा इज डिपेंडेंट ऑन ट्रांजैक्शन, क्योंकि वो लोग को ट्रांजैक्शन के बेसिस पे कमीशन मिलता है। यहाँ पे आज तक तो इंडिया मार्ट का सिंपल फिनोमेना है, ये लोग बोलते हैं कि हमको ट्रांजैक्शन में कोई पैसा नहीं चाहिए, हमारा काम है सिर्फ बायर और सेलर को मिलाना। तो वो काम के लिए हम लोग अपना एक सब्सक्रिप्शन मॉडल बना रखे, और सब्सक्रिप्शन मॉडल के हिसाब से हम लोग आपसे एवरी ईयर चार्ज करेंगे। और बाकी एक बार बायर और सप्लायर आपस में मिल गए तो वो लोग के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसका इंडिया मार्ट से कोई लेना देना नहीं। इससे क्या होता है ना कि प्लेटफॉर्म का ट्रस्ट बढ़ता है, कि जब एक बायर और एक सप्लायर को ये लग रहा है कि प्लेटफॉर्म अननेसेसरीली मुझे अब्यूज नहीं कर रहा है या फायदा नहीं उठा रहा है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट why the company is growing in such a good speed despite having such a high base now of 7 million plus suppliers, 100 million plus buyers, उसके बाद भी, राइट? पर मैनेजमेंट ने तो आई मीन लाइक दे आर आल्सो सेइंग कि दे आर फेसिंग, और उनके लाइक अभी जो उनका फोकस है इज टू बीट द challenges that they are facing from like companies like Facebook, Meta,
हम्म। या Amazon एंड लाइक इवन फ्लिपकार्ट। तो आई मीन लाइक आपको क्या लगता है कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आगे जाके इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस चैलेंज, या इज दिस समथिंग दैट वी नीड टू लाइक वेट एंड वॉच? या सो ऑफ कोर्स वी हैव टू वेट एंड वॉच, बट मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग या इनसाइट बिजनेस के ऊपर में ये बहुत अच्छा है कि इंडिया में कोई भी पर्टिकुलर एक कैटेगरी बहुत बड़ा नहीं है। जैसे अगर आप खाली एग्जांपल देखो, लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्टेशन को लेके ओला उबर है, और फूड डिलीवरी के लिए स्विगी एंड जोमेटो है। इसके अलावा कोई भी इतनी बड़ी कैटेगरी आपको दिख रही है जिसमें बहुत बड़े रूप से काम हो रहा है सिर्फ उस पे फोकस होके? नहीं। इवन अगर आप देखोगे तो रियल एस्टेट भी, ऑनलाइन रियल एस्टेट की कैटेगरी बहुत छोटी है इंडिया में आज भी। सो ये बताता है कि आपको, यू हैव टू हैव अ फुट इन ऑल द कैटेगरीज, बट उसमें आप जितना अंदर जा सको उतना अच्छा है। लेकिन आप जब हॉरिजेंटली अपने ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे इंडिया मार्ट है जो एक हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप इसको कंपेयर करो समथिंग लाइक उड़ान से, तो उड़ान इज वर्टिकल ओरिएंटेड। तो उसने फोकस किया है कि भाई ये पर्टिकुलर एरिया है या ये पर्टिकुलर कैटेगरी है, मैं उसी पे ही फोकस करूंगा। तो इंडिया मार्ट का मुझे यहाँ पे जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है वो मुझे बहुत सही लगती है। वो बोलते हैं कि मैं अगर कोई पर्टिकुलर एक कैटेगरी में फोकस करूं, पूरा 5 7 साल 10 साल दूं, 10 साल के बाद वो कैटेगरी का उतना वैल्यू ही नहीं रहे जितना मैं उस पर मेहनत कर दूं, तो क्या फायदा होगा? और एवरी 5 7 ईयर्स 10 ईयर्स न्यू कैटेगरी कम्स लाइक। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि इंडिया में कोविड मार्च 2020 में एंटर किया, लेकिन इंडिया मार्ट के प्लेटफॉर्म पे जनवरी फरवरी 2022 से ही सैनिटाइजर्स को लेके रिक्वेस्ट में एकदम जबरदस्त जंप आया। सो ये चीज के लिए आप कैसे प्रिपेयर होगे जब आप एक ही फोकस ये कर रहे हो? एंड हमेशा याद रखिए कि हम लोग इवॉल्व होते हैं, एज अ सोसाइटी हम लोग हमेशा इवॉल्व होते हैं। तो जो जो कैटेगरीज पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी वो आज बहुत बड़ी हो गई है। जैसे आपने 15 साल पहले सोचा था क्या कि एक स्विगी या जोमेटो के थ्रू आप कभी भी कहीं से भी कुछ ऑर्डर कर सकते हो, या ब्लिंकिट को यूज करके आप कोई भी सामान कहीं 10 मिनट के अंदर मंगा सकते हो, विच वॉज नॉट देयर। ब्लिंकिट या क्विक कॉमर्स वाली जितनी भी कंपनियां हैं 3 4 साल पहले तक भी नहीं एग्जिस्ट करती थी, राइट? So when categories keep on evolving, and when a country like India, which is vast and जिसको बोलते हैं ना कि काफी फ्रेगमेंटेड है इन टर्म्स ऑफ कैटेगरीज, द राइट स्ट्रेटेजी इज टू ट्राई टू मर्ज ऑल द कैटेगरीज इफ पॉसिबल। सो आपने एकदम सही बोला, गूगल से और क्या बोलते हैं, जितने भी ये सब बड़ी कंपनीज है उनसे इनको ज्यादा थ्रेट है कंपेयर टू जो बाकी आप बोल रहे हो ट्रेड इंडिया या एक्सपोर्टर इंडिया या जस्ट डायल से, राइट? सो यहीं पे इनका फायदा ये होता है कि गूगल में अगर आप सर्च मारोगे तो गूगल में उतना ऑर्गेनाइज्ड तरीके से नहीं मिलेगा। उसका रीजन ये है कि ये लोग, दे आर ऑलवेज इन टच विथ द बायर एंड सेलर ऑन अ पर्सनल लेवल। तो जिस तरह से वो उसका डिटेल बना के अपने वेबसाइट में या प्लेटफॉर्म पे रेडी रखते हैं, तो उसका इम्पैक्ट ही एक अलग होता है, राइट? करेक्ट। एंड ऑल्सो लाइक एज यू राइटली मेंशन कि इनका जो स्ट्रक्चर है दैट इज लाइक मोर हॉरिजॉन्टल, एंड दैट ऑल्सो हमको पता चलता है कि उनके जो इनऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी है ग्रो करने की, सो दे अगर आप देखेंगे उनका, so they have presence into accounting, logistics, payments, even like they also have other like subscription as a service investments. So ये यूजर को जो उनके like probably गोल्ड या प्लैटिनम यूजर्स हैं, उनको ये बाकी सारी सर्विसेज भी एक साथ देके आई थिंक दे आर एबल टू जनरेट मोर वैल्यू फॉर द कस्टमर्स। एग्जैक्टली। बट द सेम टाइम इट ऑल्सो रेजेस अ कंसर्न, या कंसर्न तो नहीं बोल सकते बिकॉज उनके काफी जो इनऑर्गेनिक इन्वेस्टमेंट्स हैं इन वर्टिकल्स में, either they have not yet played out yet or they're in the verge of playing out. So what do you have to say on the like capital allocation strategy of the company, given that हमने पहले भी आपने इस पे टच किया कि ये पहले से ही प्रॉफिटेबल रही है एंड इट इज लाइक अ कैश जनरेटिंग बिजनेस, एंड दे हैव बीन यूजिंग देयर एक्सेस कैश एंड उनके ग्रोथ को प्रोपेल करने के लिए बाय इन्वेस्टिंग इन सर्टेन कंपनीज. नहीं, सो ये योर आपने थॉट्स ऑन दैट?
ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वापस रेज किया है, तो मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, 10 साल पहले की बात करता हूँ। 2013-14 में जाके प्रोमोटर्स लोगों को रियलाइज हुआ दो चीज। एक, कि आने वाले 5-7 साल में हम लोग शायद इतने बड़े हो जाएंगे कि हमारे पास हमारी कंपनी में कैश फ्लोस अच्छे निकल के आएंगे। दूसरा, वी आर ओल्ड स्कूल, तो ऑन द ग्राउंड क्या नया इनोवेशन हो रहा है, वी हैव टू पुट आवर ईयर्स ऑन द ग्राउंड। हमको पता होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, क्या चीज हो रहा है। बिकॉज अगर हम लोग अपने पुराने या जिसको बोलते हैं ना ट्रेडिशनल मेथड्स में या स्टाइल में रह गए और नया कुछ हो गया, कंट्री इवॉल्व हो गई, लोगों के परसेप्शंस चेंज हो गए, तो हम हमारी कंपनी भी चली जाएगी। सो इन्होंने क्या किया, एज अ राइट, और क्या बोलना चाहिए, स्किन इन द गेम, वो बोले 2018-19 से भले हम लोग शायद हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमारी कंपनी के पास हो सकता है तब तक थोड़े कैश फ्लो आ जाए, तो दे इन्वेस्टेड देयर ओन कैपिटल इन मल्टीपल स्टार्टअप्स। एंड उनके टीम में एक डायरेक्टर है जिनका काम खाली यही है कि वो स्क्रीन करते हैं जितने भी स्टार्टअप्स जो एमएसएमई और एसएमई स्पेस में हैं, और इनका फोकस सिर्फ यही है कि दैट ऑफरिंग विच दैट स्टार्टअप इज देइंग कैन बी यूज्ड बाय एनी ऑफ द एसएमई। ये नहीं होना चाहिए कि एक स्टील वाले को चाहिए या एक समझ लीजिए ट्रांसपोर्टेशन वाला है उसी को ही चाहिएगा। नहीं, जैसे कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एवरीबडी नीड्स इट, राइट। सो ये इनकी क्लैरिटी थी कि उससे रिलेट, क्योंकि ये इकोसिस्टम जब बड़ा होगा, whoever with the winners, there will be a lot of new players who will be doing some innovation in this space। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग आज रेजर पे देखते हैं, राइट, दैट इज ऑल्सो गुड इनोवेशन, राइट। सिमिलर लेंथ पे देर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग इन द ग्राउंड, एंड आई पर्सनली फील कि इन लोगों ने बहुत अच्छा किया है, और हमारे पास ऑलरेडी लिस्टेड स्पेस में एक बहुत अच्छा प्रेसिडेंस है इन टर्म्स ऑफ Naukri.com या इन्फो एज, जहां पे आप देखिए उनका जो कोर बिजनेस था वो लोग शुरू से प्रॉफिटेबल थे, इट वाज थ्रोइंग टन्स ऑफ कैश। तो ऐसा नहीं किया कि आंख बंद करके खाली कैश को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज अ डिविडेंड, राइट। एज वॉरेन बफेट ऑल्सो फेमसली सेज कि आपके पास अगर इंटरनली जरूरत नहीं है तो आप एक्वायर करो, एक्वायर करने की जरूरत नहीं है तो आप इन्वेस्ट करो कोई अन रिलेटेड बिजनेस में जहां पे आपको लगता है कि ग्रोथ आए, लेकिन कुछ नहीं बचे तब जाके आप शेयर होल्डर को वापस कर, राइट। सो इफ दे आर बीइंग एबल टू जनरेट वैल्यू, एंड यहाँ पे तो ये लोगों का फोकस भी है कि हम लोग एसएमई में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो दीज आर ऑल लॉन्ग डेटेड इन्वेस्टमेंट्स। तो जो भी जिसको बोलते हैं ना कि अभी तो बीज बोया है, तो उसका रिटर्न हो सकता है नेक्स्ट 5 ईयर, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स में आए। आज के दिन एज एन इन्वेस्टर हम लोगों को उसको वैल्यू नहीं देना चाहिए। हो सकता है एक जोमेटो जैसा नया ब्लॉकबस्टर इंडिया मार्ट को भी मिल जाए, हो सकता है, बट यू कैन नॉट वैल्यू इट बेस्ड ऑन दोज थिंग्स, क्योंकि ये सब ऑप्शनैलिटीज है। इन्वेस्टर ऑप्शनैलिटी को नहीं देता, बट फ्रॉम अ कैपिटल एलोकेशन परस्पेक्टिव एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि इकोसिस्टम में इनका प्रेजेंस कितना और स्ट्रांग बन रहा है और डीपर होता जा रहा है, उस सेंस से मुझे तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी लग रही है। और वो लोग ट्रांसपेरेंटली सब कुछ शेयर भी करते हैं कि हमारा कौन सा बिजनेस में कितना डाला हुआ है, वो क्या कर रहा है, कितने लॉसेस है या प्रॉफिट है उसमें। तो दैट दैट गिव्स यू मोर कंफर्ट कि हाँ, वो लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, करेक्ट राइट। करेक्ट नो सो आई मीन एक रहता है ना, लाइक इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी में अगर हम लोग देखें, सो लाइक जस्ट लाइक एज वी आर पेशेंट विद आर कैपिटल, आई थिंक बिजनेस पर्सन या बिजनेस एंटिटीज, they also like need to be more patient, and एनालिस्ट को थोड़ा मैनेजमेंट को भी थोड़ा लीवे देना चाहिए कि लाइक इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग अबाउट इट कि भाई कब होगा कब होगा। पर या आई मीन लाइक सीड्स अभी बोए हैं, शायद थोड़े टाइम पे डेफिनेटली वी कैन सी सम प्रोग्रेस ऑन दिस फ्रंट। नाउ जब हम लोग इम्पेशंस की बात कर रहे हैं, सो हम लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके से Q2 के रिजल्ट्स के बाद, मैनेजमेंट के गाइडेंस के बाद, लाइक स्टॉक एकदम से ही डीप डाइव किया है नीचे। लाइक इट हैज completely like corrected by a lot of percentage। हर कोई नेगेटिव होके रखा है, एनालिस्ट से लेके मैनेजमेंट जब क्या बोलते हैं टीवी पर भी आए, सो वहाँ उसके बाद भी काफी नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला कि भाई ग्रोथ कब आएगा, आरपू कब आएगा, आप कस्टमर एडिशन नहीं कर रहे हो, कैसे हम लोग मान ले कि द ग्रोथ विल बी बैक। सो
इस पर आपका क्या कहना है? या सो आई थिंक ये बहुत सही टॉपिक या विषय है जिसको डिस्कस करते हुए हम लोग अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचते हैं आज के सेशन में। तो सबसे पहली बात ये है कि मैं इसका डायरेक्ट आंसर देने के पहले मैं थोड़ा आई टेक अ बैक सीट एंड आई टेक यू थ्रू कि जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हम लोगों को सिखा चुके हैं, वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, पीटर लिंच या फिलिप फिशर, तो वो लोग यही बोलते हैं कि गुड बिजनेसेस या ग्रेट बिजनेसेस उनको खरीदने का सबसे बेस्ट टाइम होता है जब कुछ टेम्पररी प्रॉब्लम होता है। तो अगेन आई रिपीट द डिस्क्लोजर्स कि ऑब्वियसली आई माई व्यूज आर बायस्ड क्योंकि मैं खुद शेयर होल्ड करता हूँ, बट मेरा सोच इस पे यही है कि आपको ये देखना चाहिए कि ये जो 30 साल की जर्नी रही है और मे बी प्रोबेबली नेक्स्ट 30 साल तक भी ये रेलिवेंट रहेगी ये कंपनी, उस जर्नी में ये 3-4 क्वार्टर कितना मायने रखता है। कंपनी का जो मार्केट कैप आज देख रहे हो या कंपनी का मार्केट कैप नेक्स्ट 30 साल में जो बनेगा, उसमें ये 4 क्वार्टर कितना रेलिवेंट है। सो रादर देन थिंकिंग टू मच अबाउट कि ये 4 क्वार्टर में क्या ग्रोथ हुआ, मैं ग्रोथ के नंबर्स पे आऊंगा, बट उसके पहले मैं ये कॉन्टेक्स्ट देना चाहता था। ये जरूरी है जानना कि ये 4 क्वार्टर कितना वैल्यू रखता है कंपनी के। सो हम लोग कभी कभी हमारा जो, और खास करके हम लोग एनालिस्ट कम्युनिटी या इन्वेस्टर कम्युनिटी जो क्वार्टर से क्वार्टर तक पे बिलीव करते हैं कि ये क्वार्टर से ये क्वार्टर में कितना हुआ, ईयर ऑन ईयर कितना रिटर्न आया, या ईयर ऑन ईयर क्या ग्रोथ हुआ, या क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या ग्रोथ हुआ, वी वी हैव दिस टेंडेंसी ऑफ मिसिंग द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज। तो वो चीज हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। एज एन इन्वेस्टर हमको ये देखना चाहिए कि डायरेक्शनली कंपनी सही जा रही है कि नहीं जा रही, लॉन्ग टर्म में इनका जो मॉडल है उसमें कहीं कोई आपको कंसर्न लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आज जो आप लोअर ग्रोथ देख रहे हो, दैट लोअर ग्रोथ इज ओनली इन टू थिंग्स। वन इज न्यू पेड कस्टमर ऑनबोर्डिंग, जो ऑन एन एवरेज 3-3.5 हजार, सॉरी 3-3.5, हाँ 3-3.5 हजार न्यू कस्टमर एडिशन एवरी क्वार्टर होते थे। ठीक है, वो अभी गिर के Q1 में 1500 थे, और सॉरी 3-3.5 नहीं था, 5,000 था, मुझे अभी याद है। 5,000 ऑन एन एवरेज एवरी क्वार्टर ये लोग नए पेड कस्टमर एडिशन कर रहे थे, जो गिर के Q1 FY 25 में 1500 तक आ गया, और Q2 में भी 2500 तक है। सो बेसिकली हाफ हो गया न्यू कस्टमर एडिशन। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ये लोग सब पैसा अपफ्रंट ले लेते हैं, एडवांस लेते हैं, तो ये इनका कलेक्शन है, कलेक्शन का ग्रोथ भी सिर्फ 8% है। ठीक है, फॉर दिस Q2 8% या 6% है, मिड सिंगल डिजिट है। ठीक है ना, अगर आप ये दो एंगल को साइड रख दो, आप रेवेन्यू ग्रोथ देखो, आप प्रॉफिट ग्रोथ देखो, आप एबिटा मार्जिन देखो, आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखो, वो सब में इनका डबल डिजिट हेल्दी ग्रोथ है। सो मतलब जो कंपनी के सबसे वन ऑफ द वर्स्ट पीरियड चल रहा है, जहां पे न्यू एडिशन कम है, उसमें भी कंपनी इस तरह की ग्रोथ दिखा रही है। इसका मतलब यही है कि इनका बिजनेस मॉडल इतना रोबस्ट है कि दे हैव द रूम टू, जिसको बोलते हैं ना कि बर्दाश्त कर सकते हैं, राइट, कि थोड़े दिन तक ये प्रेशर ले सकते हैं। ऑफ कोर्स इफ दिस कंटिन्यूज फॉर 2-3 इयर्स, देन रेवेन्यूज, कैश फ्लोज, प्रॉफिटेबिलिटी सब में आपको दिखने लगेगा। बट इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि ये चीज कंपनी के साथ पास्ट में 2-3 बार और हो चुकी है। 2013-14 में भी हुआ, 2016-17 में भी हुआ, और कंपनी का फोकस यही होता है कि उस समय दे गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, चेक करती है कि कहाँ पे क्या मिस्टेक है, प्रोडक्ट मार्केट फिट में इशू है या सर्विसिंग में इशू है, उसको रीवर्क करके, रिजुवेनेट करके, एंड दे विल ऑल्सो फोकस ऑन कि बायर सप्लायर का रेशियो जो 1:4 इज द ऑप्टिमम, वो बढ़ के अगर 6, 6.5, 7 का जो अभी है, तो उसको कैसे कम करके ले आए। तो ये सब फोकस करते करके इसको इम्प्लीमेंट करने में 2-3-4 क्वार्टर तो नॉर्मली लगते हैं। इस बार 1-2 क्वार्टर और एक्स्ट्रा लग गया, आप यही समझ लीजिए। ऐसा सिचुएशन में अगर स्टॉक गिरता है
स्टॉक प्राइस गिरता है बस बेसिकली, एंड वैल्यूएशन और अट्रैक्टिव हो जाता है। तो जस्ट टू पुट सम नंबर्स इनटू कॉन्टेक्स्ट, अगर आप FY24 के नंबर्स देखते हो, तो आज के दिन जब हम लोग ये शूट कर रहे हैं 6/12/2024 को, इंडिया मार्ट ट्रेड्स एट 20 टाइम्स फ्री कैश फ्लो। न्यू एज बिजनेसेस 15 टाइम्स 20 टाइम्स सेल्स पे ट्रेड करती है, ये 20 टाइम्स ईयरली FY24 का कैश फ्लो पे ट्रेड कर रही है। सो आप या तो वेट करो क्लैरिटी आने का कि ग्रोथ बहुत आ जाए, रेगुलर हो जाए, या फिर आप एक चांस लो। इन्वेस्टिंग इज अ प्रोबेबिलिस्टिक एक्सरसाइज। इंडिया मार्ट हमारा 100% पैसा तो इंडिया मार्ट में नहीं लग रहा है, इट इज वन ऑफ द 20 स्टॉक पोर्टफोलियो, बट दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बेटिंग ऑन अ high quality business which has a long runway, where they are going through a temporary problem which is solvable, and management has a track record of solving it in the past as well, and management is being very very honest। वो आके सामने से आपको बता भी रहे कि ये इशू है, और कहीं पे भी वो ये कमिट नहीं करे कि मैं नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट क्वार्टर में इसको सॉल्व कर दूंगा। वो ये बोल रहे देखिए इसमें टाइम लगता है, हो सकता है एक क्वार्टर में हो जाए, हो सकता है 2 क्वार्टर में हो जाए, हो सकता है 4 क्वार्टर भी लग जाए, बट ऐसा कोई ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये सॉल्व नहीं हो सकता। ऐसे अनसर्टेन टाइम पे ही इन जनरल मार्केट में लोग पैनिक करते हैं। सेल साइड रिपोर्ट्स आपको ज्यादातर नेगेटिव मिलेगी। आज से 2 साल पहले सेल साइड रिपोर्ट देखते, या 1 साल 1.5 साल पहले सेल साइड के रिपोर्ट देखते और आज के देखोगे, सी आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक बी जजमेंटल ऑन देम, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द परसेप्शन इन द मार्केट। आज के दिन जो परसेप्शन हो रखा है वो ये हो रखा है कि अरे इसमें तो ग्रोथ ही नहीं आ रहा है। तो ग्रोथ नहीं आने का रीजन क्या है, एंड इज दिस अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड? आज के दिन जितना मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं है। तो दैट इज द क्रक्स ऑफ आवर थीसिस, कि जब अनसर्टेनिटी हो और जब वैल्यूएशन आपके फेवर में हो, तो आपको चांस लेना चाहिए। चलेगा नहीं चलेगा, वेदर इट विल वर्क इन आवर फेवर और नॉट, वो समय बताएगा, देखेंगे हम लोग, राइट। करेक्ट करेक्ट। एंड ऑल्सो आई मीन एक यू नो कमेंट्री रहती है कि इनके चर्न रेट्स बहुत ज्यादा है, बट अगर आप देखेंगे सो इनका, एंड आई थिंक यू ऑल्सो मेंशन कि इनका गोल्ड और प्लैटिनम में बहुत मिनिमम चर्न रेट है। जो भी चर्न रेट आ रहा है वो सिल्वर कैटेगरी से आ रहा है। और न्यू कस्टमर एडिशन भी आप देखो तो Q1 में जब प्रोबेबली इनका बहुत खराब टाइम चल रहा था, तब इट वाज लाइक आपने जैसे बताया 1500 थे, बट दैट हैज इम्प्रूव टू 2100 in this quarter. So we are seeing some improvement, and like it will like take a little time for management to also like turn around, implement the strategies, and uh, probably thinking of like too short term is like not correct for a business like India Mart, given मैं that ये आपका इतना फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेस है। राइट, मैं इसमें एक एनालॉजी देता हूँ। आई डोंट हैव द डेटा, बट मैं आपको एक एनालॉजी, एक अच्छा एनालॉजी देता हूँ जिससे हम लोग समझ सकते हैं। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में तो डाइवोर्स होना इज वेरी कॉमन, बट इंडिया में डाइवोर्स इज अ बिग टैबू टिल नाउ। तो चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, जनरली हमारे यहाँ पे डाइवोर्स बहुत कम होते हैं। बट अगर आप एक पैटर्न देखोगे ना, डाइवोर्स जनरली जो होना होगा ना, वो शुरू के 2 4 साल 5 साल में ज्यादा होते हैं। जो एक बार 10 साल 15 साल रह लेते हैं साथ में, तो वो एक दूसरे को इतने अच्छे से समझ जाते हैं कि फिर उसके बाद वो, मतलब दे विल सॉर्ट आउट द डिफरेंसेस, राइट, दे विल नॉट फाइट एंड लीव, समथिंग लाइक दैट। सिमिलर थिंग हैपन इन बिजनेसेस ऑल्सो। जब आप इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आते हो, तो जो बंदा 5 साल से इनको इनकी सर्विस ले रहा है, जैसे जैसे जैसे, या इसको आप वो नसीम तालिब का वो जो ये था कि वो बोलते हैं ना कि जो जितने साल तक जो चीज ज्यादा, जैसे बुक्स है, जो अगर एक बुक 100 साल तक ज्यादा लोग अभी भी पढ़ रहेगा 100 साल के बाद भी, तो देर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि 100 के बाद आने वाले 2 साल 200 साल तक भी लोग पढ़ेंगे उसको, राइट। इट इज लिंडी इफेक्ट, मैं नाम भूल रहा था। तो लिंडी इफेक्ट इसी को बोलते हैं। सेम थिंग हैपेंस इन अ स्मॉलर वे इन बिजनेसेस ऑल्सो, कि जहां पे एक बार कस्टमर्स को, और ये चीज इंडिया मार्ट में देखने को मिला है कि कस्टमर्स जो लोग रुक रहे और जो लोग अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को, उनको इतना वैल्यू मिल रहा है कि वहां पे आपका चर्न रेट अपने आप कम हो जा रहा है। सो दैट इटसेल्फ शोज कि प्लेटफॉर्म डेफिनेटली हैज अ वैल्यू, और द मैनेजमेंट इज ऑल्सो फोकस्ड ऑन मेकिंग श्योर कि वो वैल्यू कंसिस्टेंटली प्रोवाइड किया जाए, एंड दे हैव बीन ट्वीकिंग एंड चेंजिंग द स्टफ
just to make it all the time ready for the current ecosystem. So मेरे हिसाब से अगर आप इस चीज को समझोगे तो आप करंट कलेक्शन ग्रोथ नंबर्स में जो ये और मतलब मुझे अजीब ये लगता है कि ये ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है। ऐसा नहीं है कि खराब रिजल्ट, मतलब खराब रिजल्ट वो होता है जब आपको 20% 30% डी ग्रोथ हुआ। यहाँ ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है। करेक्ट करेक्ट। अग्रीड, इट्स अ स्लो डाउन, बट इट्स नॉट दैट बिग अ प्रॉब्लम जितना हम लोग इन जनरल जैसे बोलते हैं ना हम लोग, क्योंकि हम लोग वो माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखते हैं कभी कभी कंपनीज को, तो छोटी चीज हमको बहुत बड़ी दिखती है। कभी कभी यू हैव टू टेक अ आउटसाइड व्यू या 30,000 फीट व्यू, तो आपको ज्यादा क्लियरली दिखेगी कि सिनेरियो कैसी है। यस यस, आपने बिल्कुल सही एनालॉजी दिया डाइवोर्स रेट्स का। एंड ऑल्सो इट इज रिफ्लेक्टेड इन द बिजनेस एज वेल, इंडिया मार्ट के। इनका जो रिपीट बायर्स हैं, that is एग्जैक्टली। like 53%, 53 to राइट। 54%, and this has been like sustained. So it's like वो वैल्यू तो दे ही रहा है, दैट इज वाई इनके इतने रिपीट कस्टमर्स है, राइट? सो सब कुछ भूल जाइए, आप खाली एक चीज देखिए, आरपू ओवर द लास्ट 5 7 8 10 years इट हैज ग्रोन एट अ सीएजीआर ऑफ 9 to 10%। अगर प्लेटफॉर्म पे वैल्यू नहीं है तो पेइंग कस्टमर हर साल पैसा एक्स्ट्रा कैसे दे रहे? राइट राइट। कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है इंडिया में जिसमें इस तरह का आरपी ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है कंसिस्टेंटली? दैट इटसेल्फ शोज कि देयर इज वैल्यू। बिजनेस कांट बी ग्रोइंग एट जिसको बोलते हैं ना, आप एक सिंगल लाइन स्ट्रेट लाइन से हर समय ग्रो होता रहेगा, वो नहीं होगा। देयर विल बी चैलेंजेस। अपने को तो ये देखना है कि डायरेक्शन कैसा है, प्रोमोटर या मैनेजमेंट कैसा है, कि क्या काम कर रहे हैं और वो काम सही तरीके से कर रहे हैं और सही तरीके से अपने आप को ट्रांसपेरेंटली इन्वेस्टर कम्युनिटी को भी बता रहे कि नहीं बता रहे। यही दो तीन इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको आप देखोगे तो आपको क्लैरिटी मिलती है, राइट। डेफिनेटली डेफिनेटली। सो आई मीन लाइक बिफोर वी रैप दिस अप, अगर आपके कुछ फाइनल थॉट्स हैं, व्हाइल आल्सो लाइक थ्रोइंग सम कॉशन इन द विंड, कि हमें लाइक एज इन्वेस्टर्स या जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, सो वी ऑब्वियसली डिस्क्लेमर भी है हमारा कि हम लोग हमारे कस्टमर्स को भी रेकमेंड किया, एंड वी ऑल्सो लाइक हैव अ पोजिशन। सो क्लोजिंग रिमार्क्स एंड समथिंग दैट इन्वेस्टर शुड ट्रैक गोइंग फॉरवर्ड, अगर आप उस पर थोड़ा लाइट करें तो। श्योर श्योर। तो मैं सबसे पहले तो मैं डिस्क्लोजर्स को फिर से एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोग इन्वेस्टेड है, हमने रेकमेंड किया है, सो हमारे व्यूज डेफिनेटली बायस्ड हो सकते हैं। जस्ट बिकॉज ये वीडियो आप देख रहे हो तो ये वीडियो देख के आपको स्टॉक बाई या सेल नहीं करना चाहिए। टेक अ इन्फॉर्म्ड व्यू फ्रॉम अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और investment research analyst. But coming back to the main point of risk or the main important parameters which we should keep on looking at is that कि देखिए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम नहीं है। अगर कलेक्शन ग्रोथ कम हो रहा है, अगर न्यू एडिशंस कम हो रहे हैं, इट इज अ प्रॉब्लम। बट हाउ बिग और हाउ स्मॉल इज द प्रॉब्लम इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस हियर। अच्छी बात क्या है कि 5,000 एडिशन जो क्वार्टरली हो रहा था वहां से गिर के 1,500 आए, 1,500 से अभी 2,500 हो गए। तो आइडियली डायरेक्शनली ये 2,500 का नंबर नेक्स्ट 2 3 4 क्वार्टर में बढ़ के एटलीस्ट 5,000 तक जाना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है जो आपको ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस का ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन न्यू कस्टमर्स, न्यू कस्टमर एडिशन। न्यू कस्टमर मतलब कोई जरूरी नहीं है कि बाहर से कोई नया आदमी को लाना पड़ेगा। न्यू कस्टमर एडिशन मतलब जो आपके, ऐसा भी हो सकता है कि फ्री कस्टमर था, ही गॉट अपग्रेडेड टू अ पेइंग कस्टमर एंड ही स्टार्टेड पेइंग यू, वो भी एक न्यू कस्टमर है आपके लिए इस प्लेटफॉर्म के लिए, राइट। सो जब भी वो जो नंबर है दैट इज अ लीडिंग इंडिकेटर एज टू हाउ द बिजनेस इज परफॉर्मिंग, एंड इन द पास्ट इट हैज ऑलवेज डन वेल। शॉर्ट टर्म में बीच बीच में पहले भी हुआ हुआ है, 2 3 बार हुआ हुआ है और मैनेजमेंट ने सही स्टेप लेके उसको अरेस्ट किया। हो सकता है इस बार मैनेजमेंट ना कर पाए, हो सकता है करने में ज्यादा टाइम लग जाए। और अगर ये जो ग्रोथ रेट है न्यू कस्टमर एडिशन की, अगर ये ज्यादा टाइम तक, मे बी समझ लीजिए अगर 1 1.5 साल तक या 2 साल तक ऐसे ही चलता रहा, तो इसका इम्पैक्ट आपको रेवेन्यूज, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लोज में भी दिखेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो आपको ट्रैक करते रहना चाहिए। अगर आप इस बिजनेस को सोच रहे हो इसके बारे में डिटेल में समझना और इन्वेस्टेबल आइडिया के हिसाब से अगर आप इसको देखना चाहते हो, तो ये एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जिसको आपको देखना चाहिए। दैट इज वन। सेकेंड इज कि कहीं ऐसा ना हो कि कस्टमर
लाने के चक्कर में या कस्टमर बढ़ाने के चक्कर में उनके आरपू गिरने लग जाए। तो दूसरा मैट्रिक ये है कि आरपू में अगर सिंगल डिजिट भी ग्रोथ रेट सीएजीआर से भी बढ़ रहा है, इवन दैट इज वेरी गुड, बट वो बढ़ते रहना चाहिए, वो गिरना नहीं चाहिए। अगर आरपू गिरने लग गया तो इसका मतलब ये है कि ये लोग इतना ज्यादा, सो बेसिकली देयर हैज टू बी बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो आरपू गिरेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी जाएगी, और ग्रोथ गिरेगा तो रेवेन्यू जाएगा, राइट। तो आपको वो देखना है कि ये लोग ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को किस तरह से बैलेंस कर रहे हैं। इमीडिएटली अगर आप बोलोगे तो ग्रोथ पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए कि कैसे वो कस्टमर एडिशन जो क्वार्टरली गिर के 1500 हो गए थे, आज 2500 है, वो कैसे 5000 तक पहुंचे। सेकेंडली, आरपू एटलीस्ट शुड बी मेंटेन्ड और ग्रोइंग एट अ सिंगल डिजिट, इट शुड नॉट बी फॉलिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। आई थिंक विद दिस वी हैव पुट द मेन रिस्क ऑल्सो। और एक और चीज, रिस्क अगर हम लोग बात कर ही रहे तो मैनेजमेंट का फोकस जो अभी तक लास्ट 25-30 साल में हमको दिखा है कि वो इधर उधर डाइवर्ट नहीं हुआ, वो एक ही चीज पे फोकस करके रखे। दैट फोकस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कभी कभी ये भी होता है कि जब आपके पास आपकी बिजनेस कैश ज्यादा थ्रो करती है तो आप थोड़े से डाइग्रेस हो जाते हैं, आपको इजी लगता है कि अरे यार चलो ना यार, 10-20 करोड़ 50 करोड़ यहाँ डाल दिए तो क्या ही जाता है कंपनी का, हमारे पास इतने कैश पड़े। तो ऑल दोज थिंग्स आर डाइग्रेशन और कैन लीड टू बैड कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस विच विल हर्ट द कंपनी इन फ्यूचर। तो अभी तक तो वैसा कुछ नहीं देखने को मिला। वी शुड ट्रैक दैट एज वेल कि वो फोकस बना रहे। Correct, correct. So I think it was a very fruitful and a very insightful discussion. I hope for the viewers as well. मुझे भी काफ़ी कुछ जानना मिला, इवन दो हमने इस पे वेबिनार भी किया था हमारे मिशन स्माइल उसमें, बट आपने काफ़ी अच्छे से बिजनेस को समझाया, उसकी निटी-ग्रिटीज को, उसके चैलेंजेस को, और हमें कौन से मेट्रिक्स को ट्रैक करना चाहिए ऐसे बिजनेस में। सो ओवर टू यू अंकित भाई। क्या, तो थैंक यू सो मच शिवम, और आशा करता हूं कि आप लोग सबको को ये पसंद आए। और जानबूझ के हमारा ये फॉर्मेट ऐसा है कि हम लोग इसमें नंबर्स या प्रेजेंटेशन कुछ भी शेयर नहीं करते, लेकिन हमने डिटेल ब्लॉग लिखा है। अगर आपको पढ़ने का या जानने का ये है तो ब्लॉग की लिंक हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वो देख सकते हो। और कभी भी कुछ भी डाउट हो या कुछ भी सजेशन हो रिगार्डिंग दिस बिजनेस, रिगार्डिंग कोई और बिजनेस या हमारे इस फॉर्मेट के लिए, तो प्लीज हमें कमेंट्स पे लिख के जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स के थ्रू ही हमें पता चलेगा। जैसे लास्ट एपिसोड के बाद आपके जो अच्छे कमेंट्स आए, आप लोगों को अच्छा लगा, तो हमको हमको भी मोटिवेशन मिला कि हाँ हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। और इसके साथ साथ और भी अगर कोई कंपनी का आप लोग चाहते हो कि हम लोग उसको, कंपनी या इंडस्ट्री को हम लोग को एनालाइज करें, तो आप कमेंट्स में वो भी डाल सकते हो। तो हम लोग कोशिश करेंगे जितनी कंपनीज को हम लोग कवर कर सके। तो थैंक यू सो मच शिवम, थैंक यू सो मच एवरीवन। दैट इज इट फॉर फ्रॉम स्मार्ट सिंह सर्विसेज टुडे। थैंक यू। थैंक यू।